है एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम्स अचीवर्स में, जहां से करेंगे आप बिहार में एक रॉयल जॉब के सपनों को साकार। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम देख रहे हैं। और इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जानने के लिए हम जानते हैं कि ये क्या था, क्यों लाया गया था और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो पहले जानते हैं 1600 ईस्वी में एक चार्टर तैयार हुआ। ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश कंपनी है एक, वहाँ से उस चार्टर के माध्यम से उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार दिया गया कि आप इंडिया में जा कर के आप व्यापार कर सकते हैं। उस व्यापार का जो मुनाफा होगा, उस मुनाफा में हमको कुछ आपको राशि की भुगतान करनी होगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब ये एक चार्टर दिया गया 1600 ईस्वी में, उसमें ये कहा गया कि आप व्यापार तो करिए इंडिया में जा कर के, लेकिन उसके बदले में आप हमको एक फिक्स राशि प्रदान करेंगे। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आया, तो धीरे धीरे व्यापार करते करते वो अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करने लगा। 1765 का वक्त आता है। 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है। 1765 में एक इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेज़ों को दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं बंगाल का। तो जब दीवानी अधिकार दे दिया जाता है, तो दीवानी अधिकार दे देने के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ये 3 जगह से उनको दीवानी अधिकार का अर्थ है टैक्स वसूलने का अधिकार। तो ये 3 जगह से उनको टैक्स वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया। चूँकि वहीं से स्टार्ट होती है बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत। बंगाल में द्वैध शासन का अर्थ क्या है? द्वैध शासन का अर्थ का मतलब होता है कि एक जगह पे 2 शासन। एक तरफ बंगाल का नवाब जो पहले से शासन कर रहा था, दूसरा शासन स्टार्ट हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी को जब वहाँ टैक्स वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया, तो इससे सिचुएशन ऐसा पैदा हुआ कि जो ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी मनमाने तरीके से टैक्स वसूलने लगे, राजाओं से उपहार लेने लगे। रिश्वत के रूप में लेते थे, लेकिन उसको उपहार का नाम देते थे। बहुत तरह का मनमाना करने लगे। और उसी बीच में बंगाल में 1768 ईस्वी में सूखा पड़ा। चाय का जो व्यापार था, चाय के व्यापार पे ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार था, उसमें उनको नुकसान हुआ। इस तरह की बहुत सारी गतिविधियां हुई, जिसके तहत कंपनी जो है धीरे धीरे करके वो नुकसान झेलने लगा। उसको मुनाफा छोड़ के लॉस होने लगा। तो जब लॉस होने लगा, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो राशि प्रदान किया जाता था, वो राशि देने में असमर्थ होने लगा। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट, उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री ब्रिटिश के थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक, वो एक कमेटी का गठन करते हैं। और वो गोपनीय कमेटी होती है। गोपनीय कमेटी में इन सारी बातों का चर्चा होता है। ऐसा सा प्रॉब्लम है, अब इसमें क्या किया जाए। तब एक मशवरा निकल के आता है रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट करने का। मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में काम तो करेगी, लेकिन उस पे नियंत्रण ब्रिटिश गवर्नमेंट का होगा। क्योंकि तब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट जान चुका था कि कंपनी जो घाटे में गई तो वो क्यों गई। फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत में
राजनैतिक या प्रशासनिक रूप से कार्य करने की जो मान्यता प्राप्त की गई, जिसके तहत जो कानून या नियम बनाए गए, वही था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इसके तहत क्या क्या कार्य किया गया? तो सबसे पहला जो कार्य किया गया वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता प्रदान कर दी गई। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली गई पहली बार। दूसरा काम ये किया गया, उस समय बम्बई, बंगाल और मद्रास 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी। तीनों प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे अलग अलग थे और सभी एक दूसरे से स्वतंत्र थे। तो अब यहाँ पे एक गवर्नर को हेड बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया, और बाकी जो 2 प्रेसिडेंसियां थीं, बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल बनाया गया वारेन हेस्टिंग्स को, और बम्बई और मद्रास के गवर्नर को उनके अधीन कार्य करने के लिए रख दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बाद एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का भी गठन हुआ, जो कि ब्रिटेन में बैठा हुआ था, इंडिया में नहीं था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वहीं से भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन था उस पर नियंत्रण रखे हुए थे। एक चीज़ और हुई, जब गवर्नर जनरल बनाया गया तो गवर्नर जनरल के साथ 4 लोगों को बिठाया गया, 4 सदस्यीय समिति बनाई गई, और उसमें ये कहा गया कि गवर्नर जनरल कोई भी कार्य करेगा तो उस समिति के अकॉर्डिंग ही करेगा, वो अपनी मर्जी से कोई भी फैसले नहीं ले सकता था। उसको कोई भी डिसीजंस के लिए वो 4 सदस्यीय समिति, 4 लोग वहाँ बैठे होते थे और उनसे राय मशवरा करना होता था। वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था। और तीसरा जो कार्य किया गया वो ये किया गया कि जो भी कंपनी के अधिकारी थे उनको उपहार लेना, रिश्वत लेना, निजी व्यापार पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया, और ये कहा गया कि आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य की जानकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे पहले न्यायाधीश बनाए गए उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। तो सर एलिजा एमपी को बनाया गया। क्वेश्चन हमेशा अराइज करता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, किस एक्ट के तहत हुई थी, प्रथम न्यायाधीश कौन थे, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो ये चीज़ तो हुआ। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ खामियां भी आ गई। खामियां क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और गवर्नर जनरल आपस में लड़ने लगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चाहते थे कि गवर्नर जनरल पे उनका नियंत्रण हो, और गवर्नर जनरल चाहते थे कि मेरा नियंत्रण हो मेरे एरिया में। तो इस चीज़ को लेकर के टकराव होने लगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए 1781 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। विवादों को ख़त्म करने के लिए सेटलमेंट नाम से एक कानून पास किया गया, और उसके तहत ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को गवर्नर जनरल के
कार्यों से, उनके कार्यों में हस्तक्षेप करने से एकदम अलग कर दिया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अब जो है 1781 के अमेंडमेंट के तहत वो गवर्नर जनरल के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, और गवर्नर जनरल का पावर थोड़ा बढ़ा दिया गया। इसके तहत ये किया गया कि जो प्रांतीय इलाका है गवर्नर जनरल के प्रांतीय इलाका में नियम कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। तीसरा चीज़ ये कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट का कार्य सिर्फ उस टाइम तक ब्रिटिश के लिए ही होता था, लेकिन 1781 के अमेंडमेंट में सुप्रीम कोर्ट के कार्यों को थोड़ा एक्सप्लोर किया गया और बंगाल में रहने वाले सभी लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खोल दिया गया। और वहाँ पे एक और नियम लाया गया कि वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट को ये कहा गया कि जब आप कलकत्ता या बंगाल के निवासियों के लिए जब कार्य करेंगे तो ये कार्य ऐसा होना चाहिए कि किसी भी तरह का धार्मिक गतिविधियाँ उत्पन्न ना हो। आप, क्योंकि वहाँ उस टाइम हिंदू मुसलमान सभी बसते थे, तो ये एक नियम लाया गया कि हिंदुओं का मसला आप हिंदू कानून को ध्यान में देखते हुए लेंगे, और मुसलमानों का जो मसला है मुसलमानों के कानून के हिसाब से आप उसको देखते हुए आप किसी भी नतीजे पे पहुंचेंगे। 1781 में इस चीज़ को क्लियर कर दिया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इतना ही था। अब इसको आगे एक्सप्लोर किया गया। 1781 के बाद भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां दिखी थी, जिसको दूर करने के लिए और प्रशासनिक कार्यों को और सुदृढ़ बनाने के लिए एक और एक्ट लाया गया था। 1784 का एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर किसी तरह का आपको लगता है कि मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए या कोई सुझाव है आपका, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं उस पर काम करूँगी, मैं कोशिश करूँगी अपना बेस्ट दूँ। थैंक यू।